गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम कर रहे थे फटीग कर रहे थे। तो फटीग हमारा जो थकावट है, थकान है, वो रह गया था बीच में ही, वीडियो बंद हो गई थी तो इस वजह से वो बीच में ही रह गया। तो उसको आज कंटिन्यू करते हैं। थकान, तो हम कर रहे थे थकान क्या होती है और क्या क्या थकान के कारण क्या क्या है वो हमने किए। थकान क्या है? और थकान के कारण। अब हम करेंगे आज थकान के प्रकार। थकान कितने प्रकार की होती है? थकान मुख्यतः दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहली होती है शारीरिक थकान, शारीरिक थकान, और दूसरी होती है मानसिक थकान। शारीरिक और मानसिक थकान दो प्रकार की थकान होती है। शारीरिक तो आप जानते हो कि कौन सी होती है, मानसिक भी, यानी शरीर से जो हम थक जाते हैं। यानी इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगे शारीरिक के अंतर्गत? जैसे कि क्या है, लगातार घरेलू क्रियाओं को करने से धीरे धीरे क्या है, शारीरिक शक्ति कम होती जाती है तथा व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो घटने लगती है। इसे किस प्रकार से सब परिभाषित करते हैं? कुछ परिभाषाएं उनके रूप में इनको परिभाषित कर सकते हैं कि शारीरिक थकावट क्या होती है। जैसे कि क्या है, शारीरिक थकावट वह शारीरिक स्थिति होती है जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में काम करने की क्षमता को कम कर देती है। यानी क्या कहेगी, जो पूर्व में किए गए कार्यों के कारण वर्तमान में काम करने की क्षमता को कम कर देती है तथा थकान उत्पन्न हो जाती है। काम करने में शरीर की पेशियां काम आती हैं। किसी भी पेशी के बार बार कार्य करने, यानी बार बार काम करने से क्या होता है, जैसे हाथों से ही काम कर रहे हैं, बार बार उसको फैला रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, तो वो क्या है, संकुचन एवं प्रसारण। संकुचन सिकुड़ लिया, और प्रसारण क्या होता है, जैसे फैलाना, उसका फैलाव से ऊष्मा तथा ताप की उत्पत्ति होती है। उसमें से क्या होती है, बार बार काम, इसको बंद और खोलते हैं तो क्या है, उसमें से एनर्जी निकलती है, ऊष्मा और ताप निकलती है। यह ऊष्मा ही ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। जो ऊष्मा होती है वही क्या है, हमारी ताकत बनती है, जिसे पेशियां ऊर्जा के रूप में ग्रहण करती। हमारे शरीर से क्या है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पेशियों में जाकर जब हम काम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या कहलाती है, पेशीय ऊर्जा बोलते हैं इसे। शरीर में ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? अगर आप देखते हो कि आपने व्रत किया है और आप सुबह सुबह तो ठीक है, आपके पास एनर्जी होती है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है तो उससे क्या है, दिन के बढ़ने के साथ साथ ही क्या है, ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है, ऊर्जा की भी समाप्ति होने लग जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, भोजन के द्वारा ऊर्जा ग्रहण की जाती है। भोजन के चयापचय के उपरांत कार्बोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में। भोजन के चयापचय के बाद इसमें क्या है, भोजन के चयापचय के बाद भोजन चयापचय के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। उपरांत क्या है, भोजन के चयापचय के बाद क्या है, कार्बोज जो होता है हमारे भोजन में, हमारे भोजन में हम क्या करते हैं, आपने सेकंड ईयर में पढ़ा है, सारे न्यूट्रिएंट्स पढ़े हैं, जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये आपने सभी पढ़े हैं, विटामिन। तो वो क्या है,
चयापचय के बाद में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। और क्या है, यही ग्लूकोज रक्त परिसंचरण के बाद दौरान रक्त के साथ पेशियों में पहुंचता है। और यही ग्लूकोज किसमें है, रक्त परिसंचरण में। ये जो ग्लूकोज होता है रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त के साथ पेशियों में पहुंचती है। रक्त के साथ हमारी जो पेशियां होती है, यानी जो ग्लूकोज है वो किससे कार्बोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ये किस में चला जाता है, रक्त में चला जाता है। और रक्त में जाने के बाद क्या है, ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा किसमें, पेशियों में पहुंच जाता है, पेशियों में पहुंच जाता है। पेशियों में पहुंचने के बाद क्या करता है, ये है जहां पेशियां ग्लूकोज का क्या कर लेती हैं, भंडारण कर लेती हैं। पेशियां क्या कर लेती हैं, जो ग्लूकोज होता है उसको अपने अंदर क्या कर लेती हैं, पेशियां ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर लेती हैं। पेशियां ग्लूकोज का भंडारण कर लेती हैं, स्टोर करके रख लेती हैं। तो इससे क्या होता है, भंडारण कर लेती है तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है। रक्त में हमारे क्या होता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होता है। ब्लड में क्या होता है, हमारे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन होता है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या करता है, इनका संवहन करता है। और उससे क्या है, ऑक्सीजन पेशियों में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके पहले पायरुविक अम्ल तथा बाद में लैक्टिक अम्ल बनाता है। ये क्या करता है, अब इसमें भोजन के चयापचय के बाद कार्बोज ग्लूकोज में ग्लूकोज रक्त परिसंचरण से रक्त के साथ पेशियों में चला जाता है। पेशियों में जाने के बाद पेशियों में क्या है, ग्लूकोज है वो उनका पेशियां ग्लूकोज का स्टोर कर लेती है। रक्त में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या कर लेती है, इनका संवहन करती है। और संवहन करने के बाद क्या है, इनको ऑक्सीजन पेशियों में उपस्थित ग्लूकोज से क्रिया करके, जो पेशियों में जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, क्रिया करके क्या करता है, पायरुविक और लैक्टिक अम्ल, या इसको बोलते हैं, लैक्टिक अम्ल को बोलते हैं दुग्धाम्ल। लैक्टिक एसिड बोलते हैं इसको। दूध में, जो दूध से पता चल रहा है कि दूध में पाया जाने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल होता है। ये क्या करता है, यह दुग्धाम्ल पुनः ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल पुनः रक्त वाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये क्या कर लिए जाते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करके, दुग्धाम्ल है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। ये किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या है, पुनः क्रिया करता है। और क्रिया करने के बाद ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल
रक्तवाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। फिर ये क्या करता है, दोबारा से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसको क्या बोलते हैं CO2, और ये होती है O2 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, इसके साथ क्रिया करके क्या कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल पुनः रक्तवाहिनियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पानी और दोबारा कौन कर लेता है, रक्तवाहिनियों द्वारा क्या है, पेशियां क्या कर लेती है, दोबारा इनको स्टोर कर लेती है, दोबारा इनको अपने अंदर ग्रहण कर लेती हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को और किसको, जल, तथा फेफड़े एवं अन्य उत्सर्जी अंगों द्वारा उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। जो अन्य जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे फेफड़े हैं और क्या है हमारे जो बाहर निकालने का काम करते हैं, फेफड़े एवं अन्य उत्सर्जी अंग, उनके द्वारा क्या है ये उत्सर्जित कर लिए जाते हैं। इस तरह पेशियां निरंतर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती रहती हैं और क्या करती हैं, ऊष्मा एवं ऊर्जा प्रदान करती रहती हैं। तो ये क्या था कि सारे हमने बताया कि कैसे कैसे हमारे शरीर को क्या है ऊष्मा ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से क्या है, कार्य करने की दशा में पेशियां निरंतर क्या होती रहती हैं, संकुचित एवं प्रसारित होती रहती है। उनके कार्य करने से पेशियां संचित ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगर वो काम करते रहते हैं तो हमारे जो अंदर जो पेशियों में ऊर्जा होती है, काम करने से जो पेशियों के अंदर ऊर्जा आपको बताया था कि वो स्टोर करके रखती है, वो क्या हो जाती है, आपने देखा होगा कि घर में कोई सामान पड़ा है तो हम उसको स्टोर में रख देते हैं, धीरे धीरे उसमें से निकालेंगे तो क्या होगा, खत्म तो होगा ही कभी तो ऐसे ही क्या है, ग्लूकोज जो हमारे शरीर में होता है वो क्या है, स्टोर करके पेशियों के अंदर स्टोर होता है। जब हम काम करते हैं, चलते हैं तो हमारे क्या है, वो ऊर्जा निकलती रहती है और इससे हमें क्या होती है, थकान महसूस हो जाती है, हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है तथा और उस स्थान पर दुग्धा अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या है, जो हमारे ये थकान होने के बाद में क्या है, वो ऊर्जा हमारी खत्म हो जाती है। ऊर्जा खत्म होने के बाद क्या है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, दुग्धा अम्ल का निर्माण होता है। इसका दुग्धा अम्ल का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल दुग्धा अम्ल का निर्माण होता है। तो इससे क्या है, हमें थकावट निर्माण, इस लैक्टिक अम्ल का पुनः ऑक्सीकरण होता है, दोबारा से इसका ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। यही लैक्टिक अम्ल पेशियों को थका देती है। जो हमारी थकावट का जो कारण है वो क्या है, हमारी पेशियों में क्या है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाना क्या कहलाता है, थकान का कारण होता है। जिस गति से लैक्टिक अम्ल का पेशियों में निर्माण हो रहा होता है, तो अगर उसी गति से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड में बदल पा रहा है तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता रहता है तथा पेशियां क्लांत हो जाती है तथा व्यक्ति थककर चूर हो जाता है। यदि अगर लैक्टिक अम्ल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा, अगर यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें क्या है, थकावट महसूस नहीं होती है। परंतु जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनना बंद हो जाता है तो क्या है, ये जो कारण है लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक एसिड का पेशियों में जमाव होना, पेशियों में जमाव होना थकान का कारण है, थकान का कारण है। यानी अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी तो ये क्या है, हमारी पेशियों में जमा हो जाएगा, जिससे क्या है, हमें थकान महसूस होने लगती
करती है। तो यही क्या है, हमारे थकान का मुख्य कारण है। अब हम इसमें क्या है, किसी भी कार्य करने के बाद हमें क्या है, पुनः क्या करनी पड़ती है, शक्ति प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। तो उसके लिए हम शक्ति प्राप्त करने के लिए शरीर की पेशियों में संग्रहित लैक्टिक अम्ल को निकालना बेहद आवश्यक होता है। काम करने के बाद क्या है, हमें लैक्टिक एसिड को निकालना पड़ता है हमारे शरीर से, पेशियों से। तो क्या है, आराम करने से क्या है, पेशियों में लैक्टिक जो इकट्ठा हुआ लैक्टिक एसिड होता है तथा उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी जो हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होता है वो कब निकलता है, जब हम क्या करते हैं, आराम करते हैं। आराम करने पर क्या है, लैक्टिक एसिड क्या है, हमारी पेशियों से निकल जाता है। आराम या विश्राम करने पर पेशियों से लैक्टिक एसिड है वो बाहर निकल जाता है। निकलता है जिससे हमें थकावट नहीं होती। और ये है हमारा इसमें लैक्टिक एसिड का दूर होना। इससे क्या है, आराम करने से क्या है, लैक्टिक अम्ल है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है उनका, जिसके फलस्वरूप क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उत्सर्जित अंगों द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है तथा थकान हो जाती है। यानी थकान दूर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे उत्सर्जित जो अंग होते हैं उनसे बाहर निकल जाता है और फिर हमें क्या है, थकावट जो होती है हमारी वो दूर हो जाती है। पेशियों की थकान को अर्गोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। जो थकान को मापने का जो यंत्र होता है, थकान को मापने का यंत्र है वो क्या कहलाता है, अर्गोमीटर कहलाता है। अर्गोमीटर यंत्र की सहायता से हम थकान का पता लगा लेते हैं। बल्कि जिस जंक्शन पर क्या होता है, इससे हमें थकान का पता चल जाता है। और क्या है, कल कारखानों, जैसे कि क्या है, कल कारखानों एवं उद्योगों में किए गए अध्ययनों से ये पता चला है कि थकान कार्यकर्ता की व्यक्तिगत कार्य क्षमता को क्या कर देती है, कम कर देती है। हमारी जो काम करने की क्षमता है उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। यदि कार्यकर्ता को समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में विश्राम ना दिया जाए तो क्या है, तो उसकी थकान दूर नहीं हो सकती। तो इसलिए उनको क्या है, थोड़े थोड़े समय बाद में रेस्ट करना अति आवश्यक है, ताकि क्या है, उनकी कार्य करने की क्षमता है वो पुनः उसमें वृद्धि हो जाए। तो इस प्रकार से क्या थी, हमारी शारीरिक थकान थी। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरी हमारी मनोवैज्ञानिक थकान, जो हमने पहले बताई थी वो क्या थी, शारीरिक, और दूसरी थी, सॉरी उसमें मानसिक नहीं थी, उसमें थी मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक थकान दो प्रकार की थकान है, एक शारीरिक और दूसरी है मनोवैज्ञानिक थकान, जिसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक थकान है मनोवैज्ञानिक थकान क्या है, अधिकतर घरेलू क्रियाओं में उत्पन्न होने वाली थकान
मनोवैज्ञानिक ही होती है। मेंटली हम कई बार क्या है सोच कर ही क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। इस प्रकार के थकान में व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के प्रति रुचि घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है इसमें क्या कहा है, वार्टले के शब्दों में, वार्टले क्या है एक विद्वान है, उन्होंने क्या कहा है, थकान या थकावट एक व्यक्ति की उस परिस्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से एक क्या है, एक जिस प्रतिक्रियाओं में से एक है जिसकी वह जाने या अनजाने में व्याख्या एवं मूल्यांकन करता है। व्यक्ति द्वारा स्वीकार की गई आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक प्रकार की अनुपयुक्तता ही थकान है। यानी हम जब उस काम को नीरस तरीके से करते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो वो क्या कहलाती है, हमारी मनोवैज्ञानिक थकान कहलाती है। मनोवैज्ञानिक थकान किसी व्यक्ति की वह मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है जिसके कारण उसे किसी खास कार्य के प्रति घृणा एवं अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसे मानसिक थकान भी कहते हैं। यानी अगर हम इसको क्या है मनोवैज्ञानिक या मानसिक थकान भी कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं और इसे मानसिक थकान भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है नीरस थकान और दूसरी होती है कुंठाजन्य थकान। इसमें दो प्रकार की होती है। कुंठाजन्य थकान, दो प्रकार की थकान होती है, नीरस और कुंठाजन्य थकान होती है। अब इसमें क्या है, नीरस जो थकान होती है इसमें क्या है, इस प्रकार की थकान में व्यक्ति की वास्तविक जो कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होती है, बल्कि व्यक्ति को किसी काम के प्रति अनाकर्षण अरुचि एवं घृणा उत्पन्न हो जाती है। यदि उसे कोई दूसरा कार्य दिया जाता है तब वह काम को बिना थके पूरा कर देता है। उदाहरण के लिए यदि लगातार लिखने व पढ़ने से नीरस थकान उत्पन्न हो जाती है, तो यदि पढ़ाई छोड़कर व्यक्ति अन्य घरेलू कार्य करते हैं जैसे बिस्तर झाड़ना, सब्जी काटना, तो इस प्रकार के जो कार्य करते हैं उनसे उनको थकान अनुभव नहीं होती। यानी लगातार हम किसी एक कार्य को करते रहते हैं तो वो क्या कहलाती है, नीरस थकान कहलाती है। अगर हम उसमें क्या कर देते हैं, काम में परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या है, थकान नीरस नहीं हो जाती है। जिन गृहिणियों को घरेलू कार्यों में रुचि नहीं होती है वे शीघ्र ही कई प्रकार की जो थकान होती है उनसे ग्रसित हो जाती हैं। इस जो थकान है जिससे वो क्या है, जिनका इंटरेस्ट नहीं होते घरों के काम करने में, वो क्या है जल्दी ही थकावट महसूस करती हैं। नीरस थकान है उसके कई लक्षण होते हैं, वो दिखाई देती है कि क्या होता है, विश्रामहीनता का बोध होता है, भी मुझे आराम करना है, बार बार उसे फील होता है कि मुझे आराम करना है। फिर कार्य से छुटकारा पाने की प्रबल इच्छा होती है कि हाँ कब ये पीछा छूटेगा। आप भी देखते हो बच्चों वगैरह को जिसका इंटरेस्ट नहीं होता तो ऐसे लगता है कब इससे मेरा पीछा छूटेगा। असंतोष की भावना आ जाती है नीरस थकान में। फिर उबाऊपन है, प्रेरणा का निम्न स्तर है, काम के प्रति अरुचि एवं घृणा है, आलस्य है, उबासी एवं नींद आना, ऐसा प्रतीत होना कि घड़ी की सुई की रफ्तार क्या है, बिल्कुल धीमी पड़ गई है, तथा समय पास करना भी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। तो अब दूसरी जो हमारी है वो इसके अंदर कुंठाजन्य थकान है। कुंठाजन्य थकान मानसिक थकान है जिसके लिए केवल एक ही नहीं बल्कि कई परिस्थितियां सामूहिक रूप से क्या होती हैं, इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। इस तरह की थकान तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति योजना अनुसार कार्य नहीं करता है। योजना बनाकर अगर कार्य नहीं करता है तो उसे इस प्रकार की कुंठाजन्य थकान होती है, तथा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे बार बार असफलता ही हाथ लगती है। यानी इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है। लक्ष्य की प्राप्ति न होने के कारण व्यक्ति निराश, उदास, दुखी एवं
कुंठित हो जाता है। इसी का परिणाम होता है कुंठाजन्य थकान। व्यक्ति को नवीन लक्ष्यों का निर्माण करना पड़ता है तथा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नए सिरे से योजना बनाकर लक्ष्य प्राप्ति हेतु जूझना पड़ता है, जिसके कारण क्या है, मानसिक थकान उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें क्या करते हैं हम, कुंठाजन्य थकान उसके निम्न कारण उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि क्या है, कार्य करने की सफल विधि का ज्ञान न होना, अनुभव की कमी होना, कार्य की अनिश्चितता एवं भ्रामक स्थिति का होना, पारिवारिक विवाद एवं लड़ाई झगड़े होना। और इसमें क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि परिवार के सदस्यों का काम न करना और सहयोग न देना, कार्य के प्रति उत्साह न दिखाना, कार्य संपन्न करने में अधिक समय लगाना, और क्या है, गृहिणी का कामकाजी होना तथा घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों को निभाना, उसकी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक न निभा पाना भी क्या है, कुंठाजनक जो थकान है उसका कारण होता है। प्राचीन स्थितियों के अनुरूप काम करने का तरीका है वो भी क्या है, नई विधियों से मेल नहीं खाता है। जैसे कि क्या है, पुरानी किचन है, पहले क्या होता था, चूल्हा होता था, उस पर खाना बनाते थे, नीचे बैठते थे सारे, तो उसमें क्या है बैठने, आजकल क्या है मॉडर्न किचन आ गई है, उसमें खड़े स्टैंडिंग होता है सारा काम, पोस्चर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इस प्रकार से क्या है, उस विधि का अगर पुरानी जो परंपरागत विधियां उनका प्रयोग करते हैं तब भी क्या है, थकान उत्पन्न हो जाती है। तो क्या है, बार्टले ने कुंठाजनक थकान से संबंधित अनेक अध्ययन किए तथा यह निष्कर्ष निकाला उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्या है, गृहिणी की घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी भी कुंठाजन्य थकान का मुख्य कारण है। जब गृहिणी को सीमित समय में घर के उत्तरदायित्वों के साथ ही कार्यस्थल के कार्यों को निपटाना पड़ता है, तब कई लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कई लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं, परिणामतः क्या होते हैं, कुंठाजन्य थकान उत्पन्न हो जाती है। तो ये थे हमारे थकान के प्रकार की। थकान कितने प्रकार की होती है? थकान 2 प्रकार की बताई, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक या मानसिक थकान। मानसिक थकान या मनोवैज्ञानिक थकान की 2 प्रकार की होती है, नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट आगे की क्लास में।